Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your social studies teacher again। तो हमने EVS की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी ही EVS के क्लासेस कर चुके हैं और इन क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से जितना भी एनसीईआरटी में हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एनसीईआरटी में कौन से वो मेजर पॉइंट्स है, कौन से वो मेजर सेगमेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, उनको हमने कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर अभी आप मुझे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि क्या क्या नेक्स्ट जो है क्लासेस आने वाली है और आप अपनी तैयारी को और बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो ये क्लास है, क्लास नंबर 6, इसमें हमने क्या देखना है। इस क्लास में हम देखेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जहां से पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ट्रेन। ट्रेन के बारे में क्या पूछा जाता है। अब आप कहोगे भाई ट्रेन कैसा टॉपिक है। देखो, ट्रेन जर्नी का ये ना एनसीईआरटी में ही सब कुछ गिवन है, ये सारा डेटा जो है एनसीईआरटी का। और सीबीएसई आपसे कहती है कि किस तरीके से टॉपिक मतलब ट्रेन से रिलेटेड टॉपिक कैसे पूछा जाता है आपके सीटेट में या फिर आपके यूपी टेट में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ट्रेन जर्नी, तो सीबीएसई आपको मतलब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें से ही सीबीएसई अपने सीटेट में क्वेश्चन डालती है और मतलब बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं रहता लेवल। एनसीईआरटी आपने एकदम घोल के निचोड़ के पढ़नी है, यानी कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ लो और कुछ इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो सीटेट के और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में ईवीएस आते हैं उसके, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब ईवीएस तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। बाकी देखो धीरे धीरे करते जाओगे, बहुत लिमिटेड सिलेबस रहता है इन्वायरमेंटल का, थोड़ी बहुत एक दो चीजें कभी कभी बाहर से आ जाती है, उन पर ध्यान भी देना है। अगर आपने अच्छे से ये सारा वाला मतलब एनसीईआरटी का पोर्शन कर लिया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 25 प्लस आराम से आएंगे। ठीक है, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जो मतलब जो फर्स्ट टाइम ईवीएस को देख रहे होते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी आर ईवीएस। तो राइट वे यही है, एनसीईआरटी उठाइए, यानी कि इस चैनल पे आइए, एनसीईआरटी के कंटेंट देखिए, इनको पढ़िए एंड देन आफ्टर ट्राई ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर है बात? चलो अब बात करते हैं ट्रेन जर्नी की। तो ट्रेन जर्नी वाला टॉपिक, अब इसमें भी क्या आता है। देखो, ट्रेन जर्नी में ना बेसिकली ये चीजें पूछी जाती है कि इसमें कुछ चीजें यूज होती है, वो कहाँ से, वो कैसे हमें जवाब देनी है वो आप सीखेंगे। जैसे कि व्हेन द ट्रेन हैज कंप्लीटेड इट्स जर्नी it has to be prepared for the next journey, the train is cleaned, fuel water is filled by rotating the engine। इसे ही हम क्या बोलते हैं, शंटिंग बोलते हैं। जैसे कि जब ट्रेन अपना पूरा जर्नी कर लेती है तो उसको क्लीन किया जाता है, क्लीन करने के बाद इंजन को घुमाया जाता है, इंजन में मतलब ये जो है फ्यूल वाटर है वो भरा जाता है। देखो, फ्यूल वाटर अलग होता है, ठीक है, इंजन का जो पानी होता है उसको भरा जाता है और फिर इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड शंटिंग। ध्यान रखेंगे, इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं शंटिंग। तो समझ रहे हो आप कि कैसे कैसे खतरनाक क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब अगर जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, सपोज दैट कि किसी ने ना जीएस को पढ़ लिया है, तो उसमें इतना डीप में बताएंगे नहीं आपको सॉरी, इसमें इतना नहीं बताएंगे कि रेलवे के क्लीनिंग के टाइम पे कौन सी प्रोसेस होती है। समझ में आई बात? तो शंटिंग आ चुका है पहले एक बार, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, जैसे कि एट द साबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी नियर अहमदाबाद। ये मैंने आपको क्या बताया था, साबरमती आश्रम लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जिसने नहीं पढ़ा था वो लास्ट वीडियो को देख लेना अच्छे से। तो हमने देखा था कि साबरमती आश्रम जिससे दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो जो अहमदाबाद के पास है, यहां से क्या हुआ था, वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यूज टू कम टू लिव। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि पूरे भारत में भारत से लोग रहने आते थे और गांधी जी की तरह ही वो सब भी भारत की, मतलब वो सारे लोग बेसिकली किससे क्लोज हो गए थे, गांधी जी से एसोसिएट किया था उन्होंने, और वो लड़ रहे थे वाकई किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। और जब वे आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर खादी, देखो खादी कपड़ा आपको पता ही है, खादी आज भी फेमस है, काफी महंगा कपड़ा होता है और काफी लंबा चल जाता है। बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो यूज करते हैं उनको इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, खादी आश्रम बने हुए हैं अलग अलग शहरों में गांधी जी के। तो फिलहाल इस तरीके से उन्होंने आश्रम बनाए थे और वो ना खादी का सूत काटते थे। सूत काटने का मतलब क्या होता है कि स्पिन करते थे खादी को यान पर। चरखा जो होता है ना, चरखा आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक्स में, पिक्चर्स में, तो चरखे पे खादी कपड़े को बनाने का काम किया जाता था पहले से ही। इस तरीके से वो डिफरेंट काइंड के हाइम्स होते हैं, ठीक है, भजन वगैरह वो सब चीजें सुनते थे
और गांधी जी की बातों को सुनना वो पसंद करते थे और फॉलो भी करते थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई किसके बारे में, साबरमती आश्रम के बारे में, जहां पर ऑल ओवर इंडिया से लोग रहने आते थे और स्पेशली फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। डन है इतनी बात, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, मैं दोबारा बता रही हूँ कि कैसे क्या क्या पूछा जाता है, उसको आप समझ लो। एक तो आपको पढ़ना है कि शंटिंग क्या है। तो शंटिंग में आपको पढ़ना है कि जर्नी जब कंप्लीट होती है, मतलब कि ट्रेन का जो चलने का जहां पे बोर्ड करती है ट्रेन, वहां से लेकर एंडिंग स्टेशन जो है, जहां तक की ट्रेन है, ठीक है, उसका जो लास्ट स्टॉप है, वहां पर जाकर उसकी जब फिनिश हो जाती है जर्नी, और उसके बाद स्टार्ट किया, मतलब उसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। क्लीनिंग के बाद उसमें कुछ फ्यूल वाटर ऐड करने के बाद इंजन घुमाकर ये जो पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड हंटिंग, ठीक है। हंटिंग नहीं, शंटिंग, ठीक है। तो शंटिंग वाला प्रोसेस याद रखना, ये शंटिंग कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट, साबरमती मैंने आपको बता दिया, अहमदाबाद के पास में है। यहाँ से जो है दांडी मार्च भी स्टार्ट हुआ था, दैट वाज एंडेड अप टू दांडी प्लेस, है ना। और उसमें क्या हुआ था, उसमें जो सॉल्ट लॉ था ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था, दैट वाज ब्रोकन। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर है इतना पार्ट? चलिए, यहाँ के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि और क्या गिवन है। जैसे कि टू ऑनर समवन इन गुजरात, वर्ड्स लाइक ब्रदर, बहन, सिस्टर आर यूज विद द नेम गारू इन तेलुगु एंड जी इन हिंदी। देखो, ये ना कुछ रिस्पेक्टिव वर्ड्स होते हैं, कुछ रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ड्स होते हैं ना। तो अलग अलग लैंग्वेज कह लो, आप स्टेट्स कह लो, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स दैट इज बीइंग यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनर, है ना। तो ऑनर के लिए, सम्मान के लिए यूज होते हैं। जैसे कि ब्रदर जो होता है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो जैसे आपने सुना होगा गुजरात में बेन बोलते हैं ना, बेन, और ब्रदर को बोलते हैं भाई। तो वैसे भाई तो वैसे ही बोलते हैं ब्रदर को, लेकिन इस तरीके से गुजरात की एक अलग ही लैंग्वेज है, वहां पर इस चीज को यूज करके सम्मान दिया जाता है सामने वाले को, ठीक है। मोटा भाई सुना होगा आपने, मोटी बहन, तो बेसिकली मोटा भाई मोटी बहन का मतलब बड़ा भाई और बड़ी बहन होता है गुजरात में। और गाड़ू, गाड़ू किसे बोलते हैं, तेलुगु में बोलते हैं, ठीक है। जी हिंदी में, तो ये जी तो वैसे एक पर्टिकुलर इंडिया का एक एवरेज है जी वर्ड, और अच्छा लगता है जी वर्ड, ऑनर में यूज होता है। तो ध्यान रखना, ये कुछ वर्ड्स इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो आप जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा पता नहीं हम ये क्यों ही पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन का कोई सिर पैर नहीं है ईवीएस में ना। क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर के और छोटी मोटी जगहों से अचानक से पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली है क्या, एनसीईआरटी और कुछ नहीं। चलिए, फ्री फॉर फ्री इज द फोक टेल ऑफ फ्री गुजरात। देखो, गुजरात की ना एक लोक कथा है, ये लोक कथा समझते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर उसी प्लेस की एक अलग से जो कथाएं चलती है ना, तो उसको हम लोक कथा बोलते हैं। तो वहां का एक है फ्री फॉर फ्री, फ्री फॉर फ्री, मुफ्त ही मुफ्त, है ना, ये एक लोक कथा है। तो इसको कुछ और मत समझना, आ जाता है कई बार, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा रहता है ये। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज डार्क इन कलर विद अ थिक कलर, थिक ऑडर, है ना। यानी जमीन से जो निकाला जाता है तेल, वो गहरे रंग का गाढ़ा होता है, और ऑडर, थिक ऑडर का मतलब बदबू होती है उसमें, ठीक है। थिक ऑडर का मतलब होता है कि बदबू होती है उसमें, और अच्छी स्मेल नहीं होती है, और उसमें घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से ऑयल की बात की जा रही है, जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ग्राउंड से। क्लियर है इतनी बात? और इसी तेल से हमें मिलता है क्या, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन। कहने का मतलब क्या है कि पेट्रोलियम जो निकाला जाता है, ठीक है, ये लिख लो जिसको नहीं पता। देखो, पेट्रोलियम ना, देखो पेट्रोलियम हमारा वैसे भी इंडिया में ब्लैक, इसको गोल्ड भी बोलते हैं, पेट्रोलियम, इसको ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, कुछ बच्चों को पता भी होगा और कुछ को नहीं पता होगा। तो पेट्रोलियम ना डार्क कलर का होता है, और ये ग्राउंड के नीचे से निकलता है, थिक ऑडर, अच्छी स्मेल नहीं होती इसकी। लेकिन जितने भी हमारे इकोनॉमी में जितनी भी महंगी चीजें यूज होती है, स्पेशली हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, कैरोसिन, मिट्टी का तेल जो होता है, और इंजन ऑयल, और जितना भी इसमें डलता है हवाई जहाज वगैरह में, तो इन सब के लिए जो बेसिकली चीजें निकाली जाती है, वो कहाँ से निकाली जाती है, आपके पेट्रोलियम से। तो अपने आप में एक चीज देखो, आपकी कितना महंगा रिसोर्स है कि इससे 10 तरीके के अलग अलग रिसोर्सेज जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, और इकोनॉमी में भी अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। इसी से ही हमारी निकलती है एलपीजी गैस। अब आप कहोगे कि भैया पेट्रोलियम से गैस कैसे निकल सकती है। देखो, बेसिकली क्या होता है, जब
माइनिंग की जाती है ना, खुदाई, तो उसके अंदर ना जो पाइप, अलग अलग बड़ी बड़ी पाइप चलती है, तो उसमें ना पेट्रोलियम अलग कर दिया जाता है और उसी के ऊपर ना गैस तैरती है। जहां पे पेट्रोलियम नीचे तैरता है ना, उसके ऊपर गैस होती है, तो उसी गैस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस बोलते हैं। ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, यहाँ देख लो, क्योंकि काफी सारा कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों को। देखो, नेचुरल गैस ये आपको जहां पर पेट्रोल मिलेगा वहां वही उसी के ऊपर मिलेगी। अब नेचुरल गैस तो अलग पाइप में भरी जाती है और पेट्रोलियम अलग उसमें भरा जाता है। तो नेचुरल गैस को ना बाद में जब निकाला जाता है तो उसको ले जाकर लिक्विफाइड किया जाता है। लिक्विफाइड का मतलब कुछ उसमें ऐसा लिक्विड ऐड किया जाता है जिससे कि वो कंप्रेस हो सके। समझ में आ रही बात? तभी तो उसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? ये कई बार आ जाता है, लिख लो जिसको नहीं पता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको कर लेना, कई बार आ जाता है। और ये भी कहां से ही निकलता है? पेट्रोलियम के ऊपर से। मोम, वैक्स, कोलतार, है ना, ग्रीस, ये जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, मतलब इनका काफी रोल है हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे लिए काफी यूजफुल है। तो ये चीजें कहां से आती है? हमारे पेट्रोलियम से। तो मतलब ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, वरना तो अपर लेवल पे तो सारी जानकारी अलग अलग बुक्स में दी गई है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। फ्रॉम दिस ऑयल वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये मैंने आपको सब बता दिया। एक चीज और एक बार ना ईवीएस में और या फिर पता नहीं जनरल स्टडीज में मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें से ये आया था कि जो डीजल होता है वो किस लिक्विड से निकलता है, तो उसमें ना अलग अलग लिक्विड के नेम गिवन थे और साथ में ही था पेट्रोलियम। ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपको सारी चीजें देखनी है कि उससे क्या क्या चीजें निकाली जा रही है। इवन पेट्रोलियम का जो बिल्कुल, मैं कह रही हूँ बिल्कुल एक्सेप्ट पार्ट जो होता है, जो वेस्ट होता है, उससे ना वो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं, सड़कों पे बिछाने के लिए तारकोल, है ना। तारकोल बहुत महंगा भी आता है और मतलब काफी यूजफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स। देखो, ऑयल किस लिए यूज किया जाता है? प्लास्टिक्स के लिए और पेंट्स के लिए। ठीक है, कैसे? देखो, ऑयल कैसा इसमें, जैसे अलग अलग ऑयल है, और फिलहाल ये जो पेट्रोलियम वाला ऑयल जो होता है, जो पेट्रोलियम से निकलता है, वो ऑयल पेंट में यूज किया जाता है, तभी तो पेंट में से वही स्मेल आती है सेम। ठीक है ना, पेट्रोल वाली। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर्स बाय स्टेट रीजन्स, यानी कि किस तरीके से कौन से स्टेट में, कौन से क्षेत्र में जो है इन पेट्रोलियम का या बाकी सारे मिनरल्स का स्टोरेज कहाँ का है, वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बात करते हैं गुजरात की, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा। अच्छा, इन स्टेट्स को देख लो कि कहाँ कहाँ पर है, जिससे आपका एक जो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए यहाँ पर। ऑल्दो बहुत लोगों का ना एक बड़ी एज में भी नहीं होता, मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी स्टेट्स नहीं बनाने आते या स्टेट्स नहीं पता कि कहाँ पर कौन सा है। फिलहाल आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ देखो कि गुजरात कहाँ पर है, ये आपका जो पोर्शन हो जाएगा 10-1। ठीक है, चलो अलग अलग मार्कर से मैं आपको बता देती हूँ, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गुजरात। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट हमारा सारा हो जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। चलो नेक्स्ट इज असम। देखो, असम जो ये अरुणाचल है इसकी जस्ट ऐसे करके बीच में है असम। क्लियर है? ये सारा पार्ट हो जाएगा किसका, असम का। नेक्स्ट नागालैंड। देखो नागालैंड, देखो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये है नागालैंड। ठीक है, ये है आपका क्या, नागालैंड। नेक्स्ट इज राजस्थान, दिस वन, ये सारा पार्ट। क्लियर? उसके बाद तमिलनाडु, सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द टिप ऑफ आपका तमिलनाडु, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कन्याकुमारी। इसको क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा मिजोरम ट्विन सिस्टर करके आते हैं एग्जाम्स में कई बार।
चल भाई, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, त्रिपुरा, और ये हो जाएगा क्या, मिजोरम। क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट है हमारे इंडिया के जो स्टोर है, स्टोर किस चीज का है, मिनरल्स का, रिसोर्सेस का, अलग अलग तरीके के खनिज और अलग अलग तरीके के संसाधन यहाँ पर जो है मिलते हैं, स्टोर किए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसे करके हम डिस्ट्रीब्यूशन याद रखेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो कि पूछे गए हैं, जैसे कि ये हमने पढ़ा था प्रीवियस उसमें वीडियो में, ठीक है। तो उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को लगाने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो उसको देखना जाके, तब ये वाला क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। अंडर हुज लीडरशिप डिड द सेव द फॉरेस्ट मूवमेंट गेन स्ट्रेंथ, किसकी लीडरशिप में फॉरेस्ट बचाओ आंदोलन को शुरू किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने जो है जंगल बचाओ आंदोलन को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, लीडरशिप की और अच्छे से इसको डील किया। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो लॉ है ये ट्राइबल पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, और पीपल हु हैव लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो 25 साल से रह रहे हैं, उनका वहां के जंगल और वहां पे होने वाली चीजों पर कितना राइट है, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए और जंगल का बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो ये किस उसमें आता है, तो ये आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, जिसने नहीं देखी है वीडियो वो देख ले ताकि ये वाले क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, डिजीज इसमें से काफी टाइम पूछ लिया जाता है, जैसे स्पेशली मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, मच्छरों से होने वाली जितने भी डिजीज होती हैं उनको बोलते हैं मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। अब देखो वैसे ना खतरनाक डिजीज इन्हीं से ही होती है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी, अगर हम कैंसर वैंसर को छोड़ दें, वो तो है ही, खैर वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 पे डेंजरस है, लेकिन उससे भी आप जब से मच्छरों से ना काफी खतरनाक बीमारियां हो जाती है, जैसे डेंगू तो आपको पता ही है, फेमस है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी डिजीज। आजकल तो और भी पता नहीं कौन कौन सी तो चली है नई नई डिजीज, तो यह पढ़ लेना है आपको कि किससे क्या क्या डिजीज फैल रही है। जैसे मच्छर की बात की तो मच्छरों से कौन सी होगी, डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें मलेरिया में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, मतलब जब भी ये क्वेश्चन आता है, हमेशा का मतलब ये नहीं कि हर बार, मतलब काफी बार मैंने देखा है पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन, जीएस में भी आता है, मतलब जहां पे जीएस पूछी जाती है, मलेरिया किस किस मच्छर के काटने की वजह से फैलता है, और उस मच्छर का एक मतलब वो बताना है कि वो उसका बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। तो वो कौन सा मच्छर है, वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इंजेक्टेड बाय फीमेल एंटोफिलस। फीमेल एंटोफिलस होती है, यानी कि मादा क्या पढ़ोगे, फीमेल पढ़ो, फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मच्छर का नाम है, और ये क्या करती है, ये प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ मतलब समझते हो ना, ऑर्गेनिज्म जो छोटे बैक्टीरिया जैसे होते हैं, बिल्कुल स्मॉल, जो हमें दिख नहीं सकते, वो किससे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से। तो प्रोटोजोआ को हमारे शरीर में एंटर करवाती है कौन, फीमेल एंथोफिलिस, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन, फीमेल एंथोफिलिस, और कौन सा जो है वो है, मतलब कौन सा इंजेक्ट करती है, क्या चीज हमारे बॉडी में डालती है, इंजेक्ट करती है, दैट इज प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो जब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसके बाद वो हमें फिर वायरस फैलाता है हमारे शरीर में और हमें बीमार करने का काम शुरू कर देता है। क्लियर। द पेशेंट फील्स कोल्ड एंड शिवरिंग इन मलेरिया, ये तो बहुत बहुत कॉमन डिसीज है, आपको पता ही है, कोल्ड होता है, कांपने लगता है इंसान मलेरिया में, चाहे भरी गर्मी क्यों ना हो, उसमें भी ऐसा ही होगा। मलेरिया पैरासाइट इज सर्च इन ह्यूमन ब्लड ड्यूरिंग मलेरिया टेस्ट, जब मलेरिया का टेस्ट होता है तो टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे आती है, पॉजिटिव रिपोर्ट तब आती है जब मलेरिया पैरासाइट जो है वो पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि ह्यूमन ब्लड में। क्लियर है इतनी बात। तो ह्यूमन ब्लड में पैरासाइट मिलने की जब देखा जाता है तब मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से हमने जो है मलेरिया के बारे में देख लिया। बाकी और क्या चीज एग्जाम्स में आ सकती है, जैसा कि आप ये देख लो, ये होता है एनाफ्लीज मच्छर। एनाफ्लीज मच्छर होती है फीमेल, ध्यान रखेंगे, ठीक है, फीमेल हो गई एनाफ्लीज, और जो मेल मच्छर होती है वो है एडीज, होती नहीं होता है, ठीक है। तो मेल हो जाएगा, मेल मच्छर हो जाएगा एडीज, और फीमेल हो जाएगी हमारी एनोफिलीज। तो इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर है देखने में। मलेरिया जो है स्प्रेड्स मोर आफ्टर रेन। देखो ज्यादा भी आपने सुना ही होगा कि जितने भी डेंगू वगैरह
बीमारियां होती है, तो डेंगू स्पेशली जो बारिश खत्म होती है, रेनी सीजन, उसके बाद होता है। लाइक जुलाई जून से स्टार्टिंग हुई मानसून की, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास बारिश जब खत्म होने लगती है, तभी अक्टूबर के आसपास ये बीमारी फैलती है जिसका नाम है डेंगू। क्लियर है? क्योंकि उस टाइम पता क्या होता है, उस टाइम बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें ये वाले स्पेशली एनाफ्लीज मच्छर पैदा हो जाते हैं, और जब ये होते हैं जिस एरिया में, और वो जिसको फिर काट ले, भाई फिर डेंगू फैलना बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। नेक्स्ट है मॉस्किटो लार्वा इज ब्राउन इन कलर। अच्छा, मॉस्किटो का लार्वा कैसा होता है, कई बार आ जाता है, तो मॉस्किटो का लार्वा ध्यान रखना ब्राउन कलर का होता है। लार्वा तो समझते हैं आप ना, जो अपने मुंह से वो सिक्रीट करती है। नेक्स्ट है इट वाज एन ओल्ड कंसेप्ट अबाउट मलेरिया दैट दिस डिजीज स्प्रेड ड्यू टू डर्ट एंड पॉइजनस गैसेस। ठीक है, मलेरिया के बारे में पहले ऐसा था कि भाई गैसेस से फैलता है, गंदगी से फैलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, एनाफिलीज मच्छर के काटने से। फीमेल मॉस्किटो देख लो, यहाँ भी फीमेल जो है अच्छा काम कर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गैम्बुशिया फिश इज केप्ट इन द पॉन्ड टू ईट लार्वे ऑफ मॉस्किटो। देखो पता है क्या होता है, तालाब में ना कहीं कहीं जितने भी हमारे इस स्पेशली मलेरिया को खत्म करने के लिए जो चीजें चलाई गई हैं, तो कहीं कहीं पर ना तालाब बना लिए जाते हैं, और उसमें मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए गैम्बुसिया मछली पाली जाती है। ठीक है, और इसमें ना तेल भी स्पेशली डालते हैं, और ऑयल इज ऑल्सो ड्रॉप्ड इन द पॉन्ड विच डिक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई फॉर लार्वा। ठीक है, लार्वा के लिए ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि लार्वा मर जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इन मच्छरों को खत्म करने के लिए भी ये एक बढ़िया टेक्निक है ना, अच्छी टेक्निक है। और इस तालाब में कौन सी मछली डाली जाती है, तो गैम्बुशिया फिश इज केप्ट इन द पॉन्ड टू ईट लार्वा ऑफ मॉस्किटो, और स्पेशल इसमें ऑयल भी डाला जाता है। क्लियर है? कुनैन आपने सुना होगा, कुनैन काफी इंपॉर्टेंट दवाई है, किसके लिए? मच्छरों के लिए, जो मलेरिया होता है, मतलब मलेरिया डिसीज, उसको खत्म करने के लिए मलेरिया की दवाई कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल। सिनकोना ना, देखो सिनकोना ये काफी कम जगह पर मिलता है, सिनकोना ट्री। सिनकोना की जो छाल होती है, जैसे ये सिनकोना ट्री है, तो इसकी जो छाल होगी ना, बार्क जो होगी, उससे ही ये कुनैन बनाया जाता है। ठीक है, और कुनैन से फिर जितने भी मलेरिया के लिए स्पेशली दवाई आती है, वो किससे बनती है? कुनैन से। ठीक है, ये वैसे काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, कुनैन वाला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब द डेंगू मॉस्किटो लेज एग इन क्लीन वाटर। देखो क्लीन वाटर में डेंगू किस पानी में जो है एग ले करता है, वो होता है डेंगू मच्छर अपने जो एग देता है वो बिल्कुल साफ पानी में देता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये कुछ चीजें मैंने फिश वाली बताई, और ये सब चीजें ध्यान रखना, कुनैन मैंने बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। छाल देख लो, ये जो छाल है, ये जो बार्क है, ये है आपकी सिनकोना ट्री। ठीक है, जिससे क्या बनेगी? जिससे कुनैन मेडिसिन बनाई जाएगी। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब बात करेंगे रोनाल्ड लॉस के बारे में। रोनाल्ड लॉस के बारे में क्यों पढ़ना है? ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज इन्होंने खोज की कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, और इसका पता ना उन्हें कब चला था? सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में देखो सिकंदराबाद, पता है आपको जगह है सिकंदराबाद के एक हॉस्पिटल में, जब उन्होंने पता लगाया कि रोनाल्ड रॉस ने, कि जो मलेरिया होता है बेसिकली वो कैसे होता है? होता है मॉस्किटो के थ्रू, मच्छर के थ्रू। इसलिए कुछ खास इनको खास माना जाता है। पहली बार देखो कोई भी चीज कोई डिस्कवरी करता है तो ऑब्वियस सी बात है खास तो हो गई। तो उन्होंने देखा कि भैया मच्छर के काटने से होता है, और इसी बात के लिए जब उन्होंने डिस्कवरी की, देखो पहले क्या था, पहले लोग समझते थे भैया कोई तो गैस होती होगी ऐसी, या फिर गंदगी वगैरह में जो है लोगों को डेंगू हो जाता है और मर जाते हैं। लेकिन जब रोनाल्ड रॉस आए, उन्होंने सिकंदराबाद में टेस्ट किया इस चीज का, तो उन्होंने एक चीज पाई कि ये बीमारी ऐसे नहीं फैलती है, ये इंजेक्ट किया जाता है शरीर में, एक प्रोटोजोआ को एंटर करवाया जाता है, एक वायरस को एंटर करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो जब इन्होंने पता लगाया, डिस्कवरी होने के बाद काफी सारे ट्रीटमेंट चले, तो ट्रीटमेंट इनकी वजह से ही हो पाए, ताकि देखो जब तक हमें बीमारी नहीं पता होती उस चीज का इलाज भी संभव नहीं है। क्लियर है इतनी बात? कोई भी हो, आप मलेरिया ही नहीं, किसी भी चीज का जब आपको कारण नहीं पता होगा कि कैसे हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज है, इसके लिए स्पेशली इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1902 में।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1902। और क्या पूछा जाता है भाई, दीज मॉस्किटोज वर ब्राउन इन कलर, कैसे होता है, ध्यान रखना कलर इनका ब्राउन होता है। प्रिंटेड, कुछ इनके बॉडी में प्रिंटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, छींटदार करके। और दीज मॉस्किटो हैव लाइंस इन देयर स्टमक, इनका जो पेट होता है उसमें क्या होता है, लाइंस बनी हुई होती है। देखो आप एक बार यहाँ पे क्लियर पिक्चर देखो, पिक्चर गिवन है, देखो। अब आप एक एनाफिलीज मच्छर देखो, मतलब यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिखेगा, पर फिर भी आप देखो कि इसका जो बॉडी दिख रही है आपको किस कलर की, ब्राउन। इसमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे लाइनिंग करके, ठीक है। तो ये है हमारी फीमेल मच्छर जो डेंगू मलेरिया फैलाने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे हाँ, रोनाल्ड रॉस के बारे में हमने पढ़ लिया। रोनाल्ड रॉस की डेथ 1905 में हुई थी। तो ये थे रोनाल्ड रॉस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये इन्होंने इस तरीके से पता लगाया। ये ना प्रोटोजोआ है, ये जो आप देख रहे हो ये फिश नहीं है, ये प्रोटोजोआ है। वो प्रोटोजोआ का मतलब जैसे बैक्टीरिया होता है ना जो दिखते नहीं है, प्रोटोजोआ भी वैसे ही होते हैं। तो प्रोटोजोआ किस में से मिले थे, लार्वा में से। किसके लार्वा में से, एनाफिलीज मॉस्किटो की लार्वा में से। तो ये पहली बार पता लगाने का काम किया इन्होंने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन ऑफ अनीमिया। देखो अनीमिया मतलब अनीमिया ना आज के टाइम में बहुत कॉमन बीमारी है। अनीमिया क्या होती है बेसिकली, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से ही होती है। एंड इसमें ना बेसिकली लोग कहते हैं ना खून की कमी नहीं हुई है भाई, ब्लड उतना ही है, सबकी बॉडी में ब्लड उतने ही लीटर रहता है, लेकिन उस खून के अंदर जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड, उस बीमारी को बोलते हैं अनीमिया, ठीक है। बहुत कॉमन है, बहुत फीमेल्स में तो देखो काफी ज्यादा देखने को मिलता है अनीमिया, बहुत ज्यादा लेवल पे, जैसे मुझे भी हो जाता है कई बार। तो ये एक कॉमन सी चीज है, बट इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कैसे, वो देख लो आप। द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, मैंने अभी आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तब एनीमिया हो जाती है। और नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन फीमेल्स में क्या होती है, 12 to 16, ठीक है। 12 से 16 ग्राम जो है फीमेल के ब्लड में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं है तो आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ सकती है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव इन द सेंस कि अनीमिया बीमारी आपको हो सकती है। अच्छा हीमोग्लोबिन क्या चीज है भाई, अब देख लो। हीमोग्लोबिन ना वैसे कैसे बनता है, आयन। देखो हम जितना बॉडी में, अपनी बॉडी में आयन इनटेक करेंगे, आयन मतलब आयन का मतलब कि हम जितनी चीजें खाते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या है धीरे धीरे बूंद करके हमारे मतलब हमारा ब्लड बनता है। और जितनी हम आयन वाली चीजें लेते हैं, जैसे केला हो गया, ठीक है, या फिर लोहे की कढ़ाई में, कुछ लोग बोलते हैं ना लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ, तो वो सारी चीजें भी है। लेकिन जितनी हम, जैसे केला वगैरह हो गया जिसमें आयन प्रॉपर उसमें रहता है, तो प्रॉपर क्वांटिटी में जब हम आयन लेते हैं तो हमें खून की कमी नहीं होती। और जो नहीं लेता है उनके अंदर हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी करके भी बोल सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी मतलब लोहे की कमी, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि ये जो क्लिनिकल पैथोलॉजी की रिपोर्ट है, इसमें देख लो, एक आरती है करके कोई बच्ची है, 12 इयर्स की है, फीमेल है, एनीमिया उसको जो है, उसका जो है 8 ग्राम, है ना, 8 ग्राम ही बस हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट आप देखो आरती है, इसको भी क्या है 12.5 ग्राम इसका जो है हीमोग्लोबिन है, तो इसको भी क्या है, एनीमिया है। यानी कि 12 से नीचे जो भी होंगे, जैसे मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा, तो मुझे भी एनीमिया कई बार हो जाता है और फिलहाल भी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन एंड क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। जागरी आंवला ग्रीन वेजिटेबल, ध्यान रखना, आंवला में तो आपने सुना ही होगा, आंवला में बहुत ही एक अच्छे प्रचुर मात्रा में होता है आयरन, तो आंवला खाना चाहिए भाई जिनको एनीमिया है। तो जागरी है, आंवला है, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब में आयरन होता है। जो ग्रीन वेजिटेबल की स्पेशल लीव होती है ना, पत्तियां, उनमें। और भी चीजें हैं आयरन मतलब खून बढ़ाने के लिए, इन द सेंस हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप दाल ले सकते हैं, चावल, सब्जियां, ठीक है, ब्रेड। चावल तो खैर उतना नहीं रहेगा, बट सब्जियां वगैरह, पल्सेस हो गई, दाल, ये सब चीजें। और हरी जो पत्ते वाली सब्जियां होती है वो भी आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या चीज है। वैसे इन तीनों में से अगर आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा आयरन मिलता है आंवला में। और आंवला वैसे भी
काफ़ी सारी चीज़ों मतलब बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें कमियों को दूर करता है, ठीक है। और आयरन की कमी को तो खैर ये दूर करता ही है। आँखों के लिए, बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, सबको लेना चाहिए जो ले सकते हैं ये, ठीक है। तो यही बस चीज़ें होती है जो एनसीईआरटी में लिखी होती है और इन्हें पढ़ना होता है, यही एग्जाम्स में पूछी जाती है। बहुत हाय तौबा मचाते हैं कुछ लोग कि पता नहीं कहाँ से आया है। क्लियर है। अब बात करेंगे फ्लाइज डिसीज की। अभी तक ना हमने बात की थी मॉस्किटो के बारे में, अब और कौन सी फ्लाइज डिजीज है वो देख लेते हैं। जैसे कि मक्खियां, है ना। अब मक्खियां क्या करती हैं, देखो वैसे तो बहुत मासूम होती है मक्खियां, लेकिन लेकिन बीमारी भी फैलाती है, ठीक है। कैसे? द फ्लाई स्प्रेड स्टमक डिजीज। जितनी भी मक्खियां हैं वो स्पेशली मतलब अगर मतलब इनका जो है अगर इन्होंने बीमारी फैला दी ना तो सबसे पहली जो आपको डिजीज होगी वो पेट से रिलेटेड होगी, ठीक है। करती कुछ नहीं है ये मान लो किसी ऐसी अनडर्टी से प्लेस पे पहुंच गई, वहां पर गलत चीजों पे बैठ गई और वहां से अपना जो है सारा अपने बॉडी में इंजेक्ट करवा के वो फिर ह्यूमन बॉडी में या फिर ह्यूमन के खानों में वो अच्छे से कर देती है सिक्रीट और फिर खाना हो जाता है खराब, ठीक है। तो यही चीज करती है। खैर, तो इसी वजह से मक्खियां भी जो है बीमारी फैलाने का काम करती है। जैसे कि फ्लाई स्प्रेड कोलेरा, कोलेरा होता है, डायरिया और स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है कि भाई जिनको नींद नहीं आती प्रॉपरली या बहुत कम नींद आती है तो उनके लिए है। तो इस तरीके से मक्खियां क्या करती हैं, कोलेरा, डायरिया और स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारियों को फैलाने का काम करती है। तो जो लोग कहते हैं कि भैया मक्खियां परेशान नहीं करती है, तो परेशान तो नहीं करती लेकिन बीमारी जो वो देती है वो बहुत परेशान करती है। क्लियर है इस बात? ठीक है। तो ये है मक्खी और ये हो गया भाई इनको हैजा। हैजा वैसे ना उससे गंदगी से ज्यादा होता है। जब कोई मतलब जब पानी में क्या होता है जो फ्लाइज होती है पानी में एक पॉल्यूटेड पानी कर देती है, गंदा पानी कर देती है, तब हैजा फैलता ज्यादा है। खैर, एक चीज एक क्वेश्चन काफी बार आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है या कौन सी नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में देखो क्वेश्चन आ सकता है। तो बैक्टीरियल डिजीज में ध्यान रखना, रट लो इन सारी बीमारियों को आप अच्छे से रट लो, ठीक है। कई बार आ जाता है एग्जाम में। जैसे कि लेप्रोसी, लेप्रोसी कुष्ठ रोग। लेप्रोसी बेसिकली कहा जाता है कि भयंकर भयंकर बीमारी है ये आज के टाइम की, मतलब जिसको आप ना नॉर्मल भाषा में कोड़ भी बोल देते हैं, है ना। तो ये कुष्ठ रोग बहुत ही भयंकर है और एक बार किसी को हो जाए तो फिर उसकी लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद है ना। तो लेप्रोसी भी बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि होता कैसे है ये बैक्टीरिया से। ये जो आप ईवीएस पढ़ रहे हो बेसिकली ईवीएस तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन इससे क्या होगा कि जो बच्चे एसएससी, जो बच्चे एनटीपीसी या जहां जहां जीएस पूछा जाता है नॉर्मल लेवल पे, मैं सीजीएल की बात भी नहीं कर रही हूँ या मैं आईएएस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लेवल के एग्जाम वनडे जो होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। उसमें ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये जितनी भी वीडियोस ईवीएस की बन रही है, क्योंकि ईवीएस की वीडियोस में मोस्टली आपको साइंस और आपको एक वो देखने को मिलेगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, मतलब इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी जो आपके जीएस में कम से कम एक दो चीजें तो एक दो पार्ट तो कवर कर ही देंगी, है ना। तो बेटर है, सबके लिए बेटर है ये कि इन वीडियोस को पूरा पूरा देख के अपना जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको अच्छे से क्लियर करो। जैसे कि लेप्रोसी है, लेप्रोसी हमने बता दिया। कॉलेरा, कॉलेरा होता है हैजा। टीबी, अच्छा टीबी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ध्यान रखना। ट्यूबरक्लोसिस ये मैंने लिख दिया, मुझे याद आया क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। टीबी का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद टीबी वैसे होता कैसा है, ये लंग्स से रिलेटेड है, बहुत बहुत ये भी भयंकर बीमारी है क्योंकि इस पर प्रॉब्लम आ जाती है काफी, मतलब टीबी जिसको होता है ना उनके भी जान चली ही जाती है, मेजोरिटी में यही होता है। और उनकी जो बॉडी है वो लास्ट में बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं वो लोग, चाहे वो अपने टाइम में कितने भी हेल्दी रहे हो। तो ये भी खतरनाक में से एक है। खैर, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया उतने डेंजरस नहीं है बट ये है कि ना ही हो तो ज्यादा सही है। न्यूमोनिया में भी काफी प्रॉब्लम बच्चों को हो जाता है, न्यूमोनिया छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं। उसके बाद है डायरिया, ठीक है। डायरिया में क्या होता है कि भाई कुछ कुछ भी पचता नहीं है और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, ठीक है। ये गंदे पानी के थ्रू हो जाता है, जैसे हैजा वगैरह चीजें होती है। तो डायरिया में लूज मोशन वगैरह ये नॉर्मल है चीजें। नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग भी बड़ी खतरनाक है। अभी पिछले कुछ टाइम में कुछ जाने भी जा चुकी हैं इंडिया में हमारे फूड पॉइजनिंग की वजह से। बेसिकली फूड पॉइजनिंग क्या है कि जब आप किसी चीज को हाइजेनिक तरीके से नहीं बनाते या फिर उसमें कोई भी इंसेक्ट कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर जाता है,
ठीक है। तो वो चीज़ फिर हमारे बॉडी के लिए, अगर हमारी बॉडी में वो चीज़ हम खुद ही डाल रहे हैं, यानी बैक्टीरिया को, उसको, तो वो तो फिर पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, यानी कि वो खाना हमारे लिए जहर हो जाएगा, और इस तरीके से हमारी बॉडी सर्वाइव भी नहीं कर पाती। ठीक है। उसके बाद कहते हैं पोलियो। पोलियो खतरनाक है, क्यों? क्योंकि देखो, बचपन में अगर पोलियो के जितने भी वैक्सीन होते हैं वो लगा लो तो अच्छी बात है। जिसको नहीं लगता है या जिसको कम लगता है, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में ऐसा हो जाता है, मतलब वो बॉडी में पोलियो फैल जाता है। पोलियो फैल इन द सेंस कि वो, उसकी हड्डी कमजोर हो सकती है, उसकी बॉडी सही से काम नहीं करेगी आगे। तो ये भी एक खतरनाक बीमारी है। और ये सारी जितनी भी मैंने डिजीज बताई हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल डिजीजेज है, बैक्टीरिया से फैलती है ये, और प्रोटोजोआ वगैरह से नहीं फैलती है। या फिर इनको हम ना वो नहीं बोल सकते, जैसे जिसे बोलते हैं ना कि संक्रमण रोग, मतलब जो कनेक्शन से फैलते हैं, जो किसी के आसपास रहने से फैलते हैं, वो वाले रोग नहीं है, ये बैक्टीरिया वाली बीमारी है। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाते जाना, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और कैसे किया है। जैसे एट व्हाट टाइम डज मलेरिया स्प्रेड मेनली, कब फैलता है मलेरिया? अभी हमने डिस्कस किया था मॉनसून सीजन में। ठीक है। मॉनसून अगर नहीं लिखा है इन चारों में तो आप ये देख लो, विंटर तो नहीं, ठीक है, समर भी नहीं, आफ्टर रेन है ना, तो आफ्टर रेन, यानी कि यहाँ पे मॉनसून भी लिखा जाए तो उसे भी ठीक कर देना, आफ्टर मॉनसून। ठीक है, आफ्टर मॉनसून, मॉनसून के बाद वाला जो पीरियड है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज वॉज द ओल्ड बिलीव दैट दिस डिजीज स्प्रेड्स ड्यू टू डर्ट एंड पॉइजनस गैस। इनमें से कौन सी बीमारी थी जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये गैस से फैलती है, ये गंदगी से फैलती है? तो हमने पढ़ा था कौन सी थी वो, मलेरिया। ठीक है। इसके बारे में आपने एक और चीज पढ़ी थी, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस वो पहले व्यक्ति थे, रोनाल्ड रॉस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिकंदराबाद में पहली बार पता लगाया टेस्ट के थ्रू कि जो मलेरिया है वो कैसे फैलता है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है, और जिसमें कि प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और उसके एंटर करने से ये बीमारी हो जाती है। क्लियर है? ये मैंने बता दिया सारा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the scientist who first looked inside the stomach of a mosquito and proved that malaria is spread by mosquitoes? ये मैंने आपको बताया है कि कौन से साइंटिस्ट ने बोला था, और उनको इसके लिए स्पेशली कौन सा अवार्ड मिला था, नोबेल अवार्ड, है ना, तो पढ़ लिया था हमने, नोबेल अवार्ड 1902 में। ठीक है, मेडिसिन की फील्ड में, क्योंकि पहली बार इन्होंने देखो डिस्कवरी की थी, मेडिसिन बनाया था, तो रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अच्छा, ये जो मेंडल है, ये चार्ल्स डार्विन है, ये कुछ लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, जिन्होंने वो दिए थे ना, मटर के पौधे पर अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, और चार्ल्स डार्विन ने जिराफ के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। क्या चार्ल्स डार्विन का मुझे याद आ रहा है, आप देख लेना, तो आ जाता है कहीं भी। जैसे इन्होंने बताया था कि भैया जो इस नेचर में, इन्वायरमेंट में फिट है वो सरवाइव कर सकता है। जैसे उन्होंने कहा था कि जिराफ की जो गर्दन आज लंबी देखने को मिलती है, वो इसलिए क्योंकि पहले के टाइम में शॉर्ट हाइट वाले जिराफ होते थे, मतलब जिनकी हाइट और गर्दन छोटी थी, तो वो लोग ना अपने खाने के लिए, वो पेड़ उस टाइम ऊंचे होते थे, तो पेड़ों के फल खाने के लिए वो अपनी गर्दन को ऐसे उचक, मतलब जंप मार के उचकते थे। तो जो जिराफ सरवाइव कर गया, मतलब जिसने अपनी गर्दन ऊंची करके खा लिया पेड़ में से, वो उसकी गर्दन लंबी हो गई और वो बच गया, और जो नहीं खा पाए वो मर गए। तो इसलिए कहा जाता है कि जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी पाई जाती है नॉर्मली। क्लियर? चार्ल्स डार्विन ने कहा था दोज हु आर फिट दे कैन सर्वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजत टोल्ड हिज फ्रेंड आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई हैव फीवर, आई गो थ्रू साइकिल्स ऑफ शिवरिंग, फीवर, headache and finally sweating. After blood test, a doctor gave me a bitter medicine. What disease could Rajat be suffering from? देखो, इसमें ना आपको कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा एनालिटिकल है, तो इसमें सिम्टम्स देख लो, है ना, कि कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे उसको फीवर है,
इसका पहला सिम्टम क्या है? फीवर है। और क्या है भाई? शिवरिंग हो रही है, कपकपी, हेडेक हो रहा है, पसीना भी आ रहा है। ब्लड टेस्ट करवाया और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि भैया कड़वी दवाई खाओ। कड़वी, वैसे कड़वी तो दवाई सब में दी जाती है, बट कोई नहीं, कड़वी दवाई खाओ। तो रजत को बीमारी कौन सी है? देखो, डायरिया उसको है नहीं, डायरिया हो तो लूज मोशन होता, कोलेरा हैजा होता तो कुछ और ही होता, उसको है मलेरिया। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका सही हो जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाई डज अ फीमेल मॉस्किटो सक ब्लड? जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो खून चूसने का काम क्यों करती है? ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। टू स्प्रेड मलेरिया, टू स्प्रेड इन्फेक्शन, टू सेव इट्स लाइफ, टू ले लेग्स। देखो, फीमेल मॉस्किटो जब मतलब काटती है ना, तो उसके बाद ना वो ब्लड को पीती है। वो क्यों करती है ऐसा? देखो, उसको नहीं पता है कि स्प्रेड तो कर रही है मलेरिया, ठीक है, और इन्फेक्शन को भी स्प्रेड कर रही है, लेकिन अपनी लाइफ भी वो बचा रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा टू सेव इट्स लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान कुछ भी कर सकते हैं तो जानवर है ना। तो अपने 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 खाने के लिए, पेट भरने के लिए और अपने लाइफ को सेव करने के लिए फीमेल मॉस्किटो खून पीती है टू सेव इट्स लाइफ। बट जब वो खून पीती है तो वो उस खून में क्या ट्रांसफर कर रही होती है? प्रोटोजोआ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, फीमेल एनाफिलीज। अब देखो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ रहता है अगर आप इसको एक बार और देखेंगे नहीं तो। चलिए, ट्रेन जर्नी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। एक छोटा सा हो जाएगा आपका 5 मिनट का रिकैप। अब देखो, ट्रेन जर्नी वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ना था? हमने शंटिंग करना है, ठीक है। व्हाट इज शंटिंग? क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो शंटिंग में एक बार रिवाइज कर लो। ट्रेन जो अपनी जर्नी है वो कंप्लीट करेगी, उसके बाद नेक्स्ट जर्नी के लिए ट्रेन को क्लीन किया जाएगा, फ्यूल वाटर ऐड किया जाएगा और इंजन को रोटेट किया जाएगा। तो दीज ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? शंटिंग। नेक्स्ट और क्या है चीजें? और इसमें देखा था कि महात्मा गांधी ने कैसे साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद है वहां पर चीजें की थी। वहां पर लोग काफी आते थे और ये लोग जो थे देवर गैदर्ड फॉर द फाइटिंग, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। जितना भी हमारा ये था खादी वाला काम, वो चरखा पे होता था। डिफरेंट काइंड के भजन वर्ड्स गाए जाते थे गांधी जी के द्वारा। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखा था कि गुजरात में ऑनर ऑनर के लिए अलग अलग वर्ड्स बोले जाते हैं, जैसे ब्रदर और सिस्टर को बेन बोलते हैं, गारू बोलते हैं तेलुगु में, और हिंदी में बोलते हैं जी। वैसे जी में जो बात है वो किसी में भी, बाकी देखो सबकी अपनी अपनी एक वो होती है, लैंग्वेज में अपना वर्ड हो, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था फ्री फॉर फ्री, ये गुजरात का जो है फोक टेल है, लोक कथा है। इसके बाद हमने देखा था जो ऑयल है एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्राउंड लेवल, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर से, उसको हम बोलते हैं क्या? पेट्रोलियम। थिक ऑडोर होता है, खुशबू अच्छी नहीं होती। इससे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल इंजन ऑयल वगैरह ये सारी चीज एक्सट्रैक्ट की जाती है, चारकोल वगैरह, वैक्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी सॉइल का यूज होता है, एलपीजी, वैक्स, ग्रीस, ये सब। ये कुछ स्टेट्स है जहां से स्टोरेज मिलता है ऑयल का: गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, क्वेश्चंस के बाद हम आगे चलते हैं। मॉस्किटोज बॉर्न डिजीज, ये सब हमने देखा था, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। फीमेल एनाफिलीज जो थी वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। सिम्टम्स हमने देख लिए थे, क्या सिम्टम्स हैं, और फर्स्ट पर्सन कौन थे जिसने पहली बार इस चीज की डिस्कवरी की थी? रोनाल्ड रॉस। और उसके बाद कौन सा सीजन में ये फैलता है ज्यादा? अक्टूबर टू दिसंबर। दिसंबर के बाद हम गए थे आगे, गैम्बुशिया फिश जो है वो स्पेशली मॉस्किटो के इस लार्वा को खा जाती है, जिससे कि वो खत्म हो जाते हैं। मलेरिया की मेडिसिन कुनान से बनाई जाती है। कुनान मिलता है कहाँ पर? सिनकोना पेड़ की छालों से, बाग से, है ना। नेक्स्ट हमने देखा था ये सारा हमने कर लिया, नोबेल प्राइज मिला था इनको। उसके बाद अनीमिया के हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन देखे थे, आयरन की कमी से होता है ये, ठीक है। और हीमोग्लोबिन हमें कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सोर्सेज हैं। फ्लाई डिसीज कौन सी होती है? कोलेरा, डायरिया, स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद कुछ बैक्टीरियल डिजीज, लेप्रोसी, कोलेरा, टीबी, न्यूमोनिया, डायरिया, फूड पॉइजनिंग।
ठीक है, ये जो है हमने इस तरीके से अच्छे से हमने क्या किया, अपना जो सेशन था डिजीज वाला बहुत अच्छे से किया, ट्रेन से रिलेटेड किया, और भी बाकी इन्फॉर्मेशन थी। तो इस प्रकार जो है आपका ईवीएस की क्लास 6 कंप्लीट होती है। जिसने नहीं देखी है वो पूरा आज देख लेना, मतलब जो भी अभी देख रही है वो पूरा कंप्लीट इसको देखना और अच्छे से नोट्स बना के इसको पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।